है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई पद चिन्हों पे चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। और आज से है हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के जो है सब्जेक्ट के बारे में। आपको पता है, जब भी हम लोग स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रेगुलर क्लासेज आपके बीच में रहेगी। जीव विज्ञान से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान हम लोग इसमें करेंगे। और आज जो है सबसे पहला ही टॉपिक मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी का। और सेल बायोलॉजी, कुछ समय पहले उसको सेल बायोलॉजी बोलते थे और आज जो है बोलने लगे साइटोलॉजी। आपको पता है, किसी भी जीवधारी का निर्माण बिना कोशिका के होना संभव नहीं है। आज से हम लोग सेल बायोलॉजी का या साइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, और जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक इसको अध्ययन करते रहेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद लेके आऊंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, आपके साथ लाइव रूबरू होके इन प्रश्नों के बारे में हम लोग आपस में मिलकर चर्चा करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलते हैं आज की कक्षा में। देखिए, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ये खत्म होने के बाद जो है हम लोग एक एक टॉपिक्स को लेके अपने स्कूल व्याख्याता का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। साथ में वरिष्ठ अध्यापक के भी कुछ अलग ही टॉपिक है, बाकी सब टॉपिक इसमें व्याख्याता में भी सेम है और वरिष्ठ अध्यापक में भी सेम है। इसमें कोई 2 4 5 फैमिलीज है वो ज़्यादा दी हुई है, बाकी कुछ कुछ जो है पार्टीशन किया हुआ है सिलेबस का। वो सिलेबस की चर्चा हम लोग जब भी वरिष्ठ अध्यापक के आप लोग बोलोगे जब कर लेंगे, और दोनों को डिवाइड भी कर लेंगे कि कौन से स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में है और कौन से वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस में है। तो चलते हैं आज कक्षा में बिना किसी देरी के। देखिए, हम लोग सेल बायोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं। अब आप लोगों का ध्यान बिल्कुल अपनी कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पे होना चाहिए। बिना किसी इधर उधर देखे हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, साइटोलॉजी जो है शब्द, ये शब्द दिया था हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने। और साइटो और लोगस का मतलब है, साइटो यानी होता है कोशिका और लोगस यानी होता है उसका अध्ययन करना। ठीक है। अब ये किस लिपि का शब्द है, किस देश का शब्द दिया हुआ है, ये सब कुछ बातें हमें नहीं करनी है। हमें इतना पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी में कोशिका के कार्य व कोशिका की प्रकृति, इनका अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है केवल और केवल। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हर्टविंग ने। हो गया यहां तक। चलते हैं। आपको पता है साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यानी स्टडी ऑफ द क्या? स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाएगा। और साइटोलॉजी की जनक जो है वो अपने किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को। अब सीधी सी बात है भाई, फादर ऑफ साइटोलॉजी या साइटोलॉजी के जनक अगर रॉबर्ट हुक को बोलेंगे, तो कोशिका की खोज भी तो इन्होंने की थी। कोशिका की खोज इन्होंने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने या फिर कोशिका की खोज किस सन में हुई। तो 1665 में। आप लोगों ने 8वीं कक्षा से ये पढ़ा होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की 1665 में, और इसमें कोई भेद की बात नहीं है। लेकिन आगे अब हम लोग जो बात करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ी सी सीरियस होकर हमको देखना है। देखिए, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो उन्हें कुछ इस प्रकार की कोशिका हेक्सागोनल शेप में दिखाई दी। हेक्सागोनल शेप में दिखाई दी। ये हेक्सागोनल शेप है, यानी कोशिका की कोई निश्चित आकृति तो होती नहीं है। इस प्रकार की कुछ उन्हें कोशिका दिखाई दी। ठीक है, हेक्सागोनल यानी षट वर्गाकार जो है इन्हें कोशिका दिखाएगी। या फिर इसको बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते के अनुसार। मधुमक्खी का छत्ता कुछ ऐसा ही होता है, और उसमें कुछ इस प्रकार के जो है अंदर उन्हें पार्टिकल दिखाई दिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। और ये जो कोशिकाएं थी, ये कोशिकाएं मृत थी भाई, मृत मृत कोशिका थी, या फिर नॉन लिविंग भी इसे बोल सकते हैं, नॉन लिविंग। और ये कोशिका थी कार्क कार्क कोशिका थी। कौन सी कोशिका? कार्क कोशिका थी। जब 1665 में इनकी खोज की, तो बाहर तो इन्हें दिखाई दिया अपना क्या? कोशिका भित्ति, यानी बाउंड्री दिखाई दी, इसको नाम दिया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति नाम दे दिया। फिर इन्हें अंदर जो दिखाई दिया
वो जो साइटोप्लाज्म इन्होंने साइटोप्लाज्म बोला उसको, लेकिन जो साइटोप्लाज्म था वो मृत साइटोप्लाज्म था, मृत साइटोप्लाज्म था। इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब इनडायरेक्टली रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका भित्ति की खोज कर दी 1665 में। उन्होंने कोशिका की खोज तो की, लेकिन वो नॉन लिविंग सेल थी, है ना, और कोशिका भित्ति की इन्होंने खोज कर दी। तो हम लोग कोशिका भित्ति की जब भी खोज करता पढ़ेंगे तो रॉबर्ट हुक को पढ़ेंगे और 1665 में पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका भित्ति की खोज कर दी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और ये सब बातें इन्होंने लिख दी माइक्रोग्राफिया बुक में, यानी इनकी बुक का नाम क्या हो गया, माइक्रोग्राफिया। यहां तक ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने बताया कि साइटोलॉजी वर्ड दे दिया हार्टविंग ने, और कोशिका की वह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करेंगे, वो शाखा भी साइटोलॉजी हो गई, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज भी कर दी 1665 में, और कोशिका की खोज भी कौन सी की, मृत कोशिका की खोज की। और उसको आपने बोल दिया कि कोर कोशिका थी या नॉन लिविंग सेल थी, यानी नॉन लिविंग यानी मृत कोशिकाएं थी, ये बात भी बोल दिया। फिर आपने बोला कि कोशिका की खोज इन्होंने की थी लेकिन वो मृत कोशिका थी, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली जो है कोशिका भित्ति की खोज कर दी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो कोशिका भित्ति है वो मृत आवरण है, ये हम लोग बोल सकते हैं। साथ में आप लोग बोलोगे कि सर आपने बताया कि ये सब कुछ उन्होंने एक किताब में लिखा, और किताब का नाम कौन सा था, माइक्रोग्राफिया। कौन सा, माइक्रोग्राफिया। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। फिर आप लोग बोलोगे तो सर अब ये बताओ कि लिविंग कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि हमको ये तो पता है कि लिविंग कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी, और हम लोग लिविंग है, हम लोग जीवित है, तो हमारे में भी कोशिका है, हमने ये सुना है। तो लिविंग कोशिका की जो खोज है वो हमने डच साइंटिस्ट थे हुए एंटोन लिविन हॉक, क्या, एंटोन लिविन हॉक। और इन्होंने जो है कोशिका को देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने, हिंदी वाले ध्यान दें, हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दें शब्दावली का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ने दर्शी में इन्होंने देखा, एक एलगी लिया, वाटर में एलगी देखी 1674 में, और उसकी जो है खोज कर दी, किसकी, लिविंग सेल की। और इन्होंने साथ साथ जो है बैक्टीरिया की भी खोज कर दी, साथ में रेड ब्लड सेल भी कर दी, लेकिन वो रेड ब्लड सेल थी मैमल्स की, यानी मनुष्य की, ये ध्यान रखना। साथ में इन्होंने स्पर्म की भी खोज कर दी और प्रोटोजोआ की भी खोज कर दी, जिसमें अमीबा आता है, ठीक है। यानी कि लिविंग कोशिका की खोज करने का श्रेय किसको देंगे, एंटोन लिवेन हॉक, इतना पता है आपको। इन्होंने देखा किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये देखा। और एल्गी में इन्होंने जो है वाटर में जो एल्गी पाई जाती है उस पे इन्होंने रिसर्च की, और इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज कर दी, रेड ब्लड सेल की भी खोज कर दी, स्पर्म की भी खोज कर दी, अमीबा की भी खोज कर दी। अब आपको पूछ लें कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी की खोज किसने की, स्पर्म की खोज किसने की, और अमीबा की खोज किसने की, तो हमेशा एंटोन लिवेन हॉक करके आ जाओ। रेड ब्लड सेल जो है वो मनुष्य की आरबीसी की जो है इन्होंने खोज की थी, ठीक है। अब यहां तक ठीक है। अब आगे है ना कुछ और बातें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। देखिए, केंद्रक की खोज किसने की, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कोशिका में एक केंद्रक नाम की भी चीज होती है। केंद्रक की यानी कोशिका में केंद्र जो है, कोशिका का केंद्र, उसको केंद्रक बोलेंगे। एक बार के लिए ये ध्यान रखिए। बाकी जब भी कोशिकांगों की चर्चा करेंगे, यानी कोशिका के अंगों की चर्चा करेंगे ना, तब हम लोग पढ़ेंगे आगे। आपको पता होगा किसी भी जो है दीवार का निर्माण करने के लिए एक तो ईंट चाहिए, और ईंट को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो उसकी दीवार बन जाएगी, और दीवारों को जोड़ेंगे तब उसको एक कमरा का रूप दे देंगे। उसी प्रकार से हम लोग कोशिका से जो है वो उत्तकों का निर्माण करेंगे, और उत्तकों से जो है उत्तकों का समूह क्या कहलाएगा, अंग का निर्माण हो जाएगा, और अंगों का समूह क्या कहलाएगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तंत्र और फिर शरीर का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से किसी जीवधारी का निर्माण होता है। अब केंद्रक की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है केंद्रक की खोज की, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये खोज की उन्होंने किस में की, रूट सेल ऑफ ऑर्किड, यानी ऑर्किड के
रूट सेल में जो है इन्होंने ऑर्चिड के रूट सेल में जो है इन्होंने किसकी केंद्र की खोज की, और ये एपीफाइटिक प्लांट था, यानी अधिपादप। एपीफाइटिक को क्या बोलेंगे? अधिपादप प्लांट था। अधिपादप क्या था? प्लांट था। और अधिपादप का मतलब क्या होता है? किसी पादप के ऊपर डिपेंडेंट रहना। ठीक है। केंद्र की खोज किसमें की इन्होंने? रूट सेल ऑफ ऑर्चिड। ठीक है। और ये एपीफाइटिक प्लांट था। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और बातें करते हैं कुछ और कोशिका के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका के सिद्धांत के बारे में, या सेल थ्योरी के बारे में। और ये सेल जो थ्योरी है, ये सेल थ्योरी दी एम जे स्लेडेन और थियोडोर स्लोन ने। हाँ, थियोडोर स्वान ने 1839 में इन्होंने एक कोशिका के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। और ये जो स्लाइडेन थे ये तो बॉटनी से रिलेटेड थे। बॉटनी, जब हम लोग वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे तो बॉटनी की बात करते हैं। और वहीं जब हम लोग जूलॉजी की बात करते हैं, यानी कि प्राणी विज्ञान की, तो ये प्राणी विज्ञान से रिलेटेड थे। ठीक है। प्राणी वैज्ञानिक, ये क्या कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी जूलोजिस्ट थे। जूलोजिस्ट और बॉटनिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। एम जे स्लेडेन तो कौन थे? बॉटनिस्ट थे। वहीं स्वान कौन थे? जूलोजिस्ट थे। ठीक है, ये बातें हो गई। अब इन्होंने कहा क्या? सेल थ्योरी में इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि सभी जीव है वो किसी न किसी तरीके से कोशिकाओं से बने हुए हैं। और जो कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका से। और सभी जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी हो गई? अपनी कोशिका हो गई। फिर उन्होंने बोला कि शरीर की जो है आनुवांशिक इकाई भी कोशिका हो गई। और ये इन्होंने नहीं बोला था, हालांकि ये तो इन्होंने डाल दिया भाई। कोशिका एक आनुवांशिक इकाई है, यानी जेनेटिक यूनिट है एक। ये ध्यान रखना आपको। ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि कोशिका क्या है? जेनेटिक यूनिट है। यानी जब भी जेनेटिक की बात होगी तो वहां भी शुरुआत किससे होगी? कोशिका से होगी। ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण है वो कोशिका के कंपोनेंट से होगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण किससे होगा? कोशिका व कोशिका के घटकों से होगा। ये बातें भी इन्होंने कोशिका सिद्धांत में की। अब कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें इन्होंने की? जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है ना? क्या होती है? कोशिका होती है। वही जेनेटिक यूनिट भी क्या है? कोशिका है। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण भी किससे होगा? कोशिका व उसके घटकों से होगा। यहां तक ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, आगे बातें करते हैं कुछ और। देखिए, एक जर्मन वैज्ञानिक हुए और इन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया। मेन और इन्होंने क्या दिया? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो की आधुनिक कोशिका सिद्धांत में बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे कि सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया। जब स्लाइडेन समान की कुछ चर्चा हुई तो इन्होंने फिर कोशिका पे खोज की, कोशिका पे शुरुआत की सिद्धांतों को देना। और 1858 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया। और सिद्धांत तो क्या ही दिया, इन्होंने एक लाइन बता दी भाई। लाइन बता दी और उससे सब कुछ समझ में आ गया। इन्होंने बोला ओमिनस सेलुला ई सेलुला। क्या बोल दिया? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये कोई अमीबा है। ये हालांकि एक कोशिकीय जीव है। आप इसको एक कोशिका भी मान सकते हैं, कोई भी कोशिका। ये एक कोशिका है। और जब इसका विभाजन होगा, आपने पढ़ा होगा कोशिका विभाजन जब भी, या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये दो प्रकार से इस प्रकार से टूटेगा और टूट के एक नए जीव का निर्माण करेगा इस प्रकार से। और 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8 16 इस प्रकार से कोशिकाओं में डिवाइडेशन होता है और कोशिकाएं बढ़ती जाती है। तो इन्होंने बोला कि एक कोशिका होती है ना, उसका निर्माण पूर्व में पहले कोई कोशिका उपस्थित होगी उसी से होगा। यानी अपने आप जो है कोशिका का निर्माण होगा ही नहीं। कोशिका का निर्माण किससे होगा? पूर्व में उपस्थित कोई अन्य कोशिका से निर्माण होगा। ठीक है। अब जैसे कोई अमीबा है। अब अमीबा टुकड़ों में, दो अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ, यानी उनकी जनन की प्रक्रिया है वो द्विखंडन विधि के द्वारा होती है। आपको पता होगा द्विखंडन विधि उसमें हुई है ना। और द्विखंडन विधि से अलग अलग दो अमीबा बने। तो इसका मतलब यह है कि अमीबा एक कोशिका है और उससे दो अलग अलग क्या है? अमीबा बने हैं।
ये हमको समझ में आ रहा होगा। तो इन्होंने एक लाइन दी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला 1858 में, और नाम था वैज्ञानिक का रुडोल्फ विर्चो, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ से 99% पूछा जाता है जब भी सेल बायोलॉजी की बात होती है, तो सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से होती है, उन्होंने बोल दिया। यानी अपने शरीर में जितनी भी कोशिकाएं बनेगी अब, वो किसी न किसी कोशिकाओं से निर्माण होगा उसका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिका सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कोई जीवित प्राणी है, वो दो प्रकार के होते हैं। ये कोशिका की संख्या के आधार पे हम लोग देखेंगे। यानी एक कोशिका वाला अलग, फिर बहुकोशिका, दो प्रकार से होंगे। एक कोशिका यानी यूनिसेलुलर, और एक बहुकोशिका यानी मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो प्रकार से होते हैं, आपको बता दिया मैंने, दो प्रकार से। यानी एक सिंगल सेल और डबल सेल या डबल से अधिक सेल। ठीक है, एक कोशिका की परिभाषा क्या होगी, वे जीवधारी जो एक कोशिकाओं से बने होते हैं वो होते हैं एक कोशिके। और वहीं बहुकोशिकी की परिभाषा क्या होगी, वे जीवधारी जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जितने भी प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट अभी हम इनके बारे में और भी डीपली चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोट है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं, और समस्त प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा हो गया, युग्लिना हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, ये सब चीजें जो है एक कोशिकीय जीवों में आएगी। यानी जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, एक कोशिकीय जीव आपको पता है बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देंगे। ये आपकी नंगी आंखों से यानी बिना किसी के कुछ इक्विपमेंट के ये दिखाई नहीं देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अभी जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हम लोग इतना डीपली पढ़ेंगे। कोशिका को वहां तक पढ़ लेंगे जहां से बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए बहुकोशिकों में जितने भी फाइलम है, पोरीफेरा से लेके कोर्डेटा तक, वो सब किस में आएंगे, बहुकोशिकीय जीवों में आएंगे। यानी कि उनमें एक से अधिक कोशिकाएं होगी। जितने भी ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म में भी जितने भी डाइकोट और मोनोकोट है, डाइकोट और मोनोकोट, वो सभी किस में आएंगे, बहुकोशिका में आएंगे। समझ में आ रहे हैं, यानी मल्टी सेलुलर में आएंगे। अब आपको एक कोशिका और बहुकोशिका में अंतर समझ में आया होगा। यानी इनके एग्जामिनल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जामिनर जो होगा वो एक कोशिका और बहुकोशिका में डिफरेंस नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उसको पता है। आप लोग 8वीं कक्षा से ये चीजें पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको जब एग्जाम्पल देगा वो, तो आपको समझ में आएगा कि अब प्रश्न थोड़ा टेढ़ा हो गया है, अब उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा भाई, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी होगी वो सभी एक कोशिकीय जीव होंगे, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा, ब्लू कर्ण एल्गी, या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं, या बीजीए भी डायरेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। समझ में आ रहा है ना। और बहुकोशिकीयों में जितनी भी फाइलम होगी, पोरीपेरा से लेके कौन सी कोर्डेटा तक की, है ना, पोरीपेरा से लेके कोर्डेटा तक की जितनी भी फाइलम होगी वो सब इसमें आएगी, जिसमें हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब कुछ पढ़ेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब आपको पता है सेल के दो प्रकार होते हैं, सेल के जनरली दो प्रकार होते हैं, और ये दोनों प्रकार जो है वो केंद्रक की स्थिति के आधार पे देखेंगे, केंद्रक की स्थिति के आधार पे देखेंगे। अब देखिए हम लोगों ने सेल के दो प्रकार पढ़े, जिसमें एक प्रकार तो होगा प्रोकैरियोटिक और एक होगा यूकैरियोटिक। कौन सा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक से प्रो आ गया और कैरियोटिक से आ गया कैरियोन। ठीक है, प्रो का मतलब होता है आदिम। क्या होता है, आदिम, आदिम। और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। और इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने लिख दिया प्रिमिटिव और न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। ठीक है, यानी कि प्रीमिटिव यानी आदिम प्रकार का जो केंद्रक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएगा। यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। वेल डिफाइंड यानी कि आपको सुविकसित, हिंदी में बोलेंगे तो सुविकसित जो है केंद्रक वो किस यह होगा, इसमें अनुपस्थित होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं यहां लिख दूं सुविकसित। चलिए, सुविकसित मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश के टर्म्स आजकल फॉलो करते हैं, बाकी मैं हिंदी मीडियम हूँ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है उसमें एब्सेंट होगा। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होने का कारण, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली जो है वो एब्सेंट होगी सबसे पहले। फिर इसमें स्टोन प्रोटीन जितने भी होंगे वो सब भी इसमें एब्सेंट होंगे, और केंद्रिका न्यूक्लियोलस ये भी इसमें एब्सेंट होंगे। और इसमें पाया क्या जाएगा, सर्कुलर डीएस यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएस यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया किसका, आदिम प्रकार की या प्रोकैरियोटिक सेल्स का। फिर यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ेंगे तो इसमें जो है यू का मतलब होगा सु, और इसका मतलब होगा सुविकसित केंद्रक, यानी कि जो इसमें केंद्रक होगा वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ये ध्यान रखना, कौन सा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सुविकसित केंद्रक होगा, सुविकसित केंद्रक होगा। यहां तक ठीक है। और इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी इसमें पाया जाएगा। सॉरी, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है इसमें एब्सेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें पाए जाएंगे। तो ये बेसिक अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब कुछ और अंतर देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। देखिए, हम लोग राइबोसोम के अंतर देखते हैं। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, और इसकी दो सब यूनिट होगी, यानी दो उप इकाइयां होगी, जिसमें 30S और 50S प्रकार की उप इकाइयां आएगी, 30S और 50S प्रकार की। वहीं हम लोग यूकैरियोटिक में देखें तो इसमें जो राइबोसोम होगा वो 80S प्रकार का होंगे। इसमें जो है वो जितनी भी संरचनाएं बनती है राइबोसोम की, आगे की जो है जानकारियां वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, खोज किसने की, सब कुछ, यानी जब भी हम इसके कोशिकांग पढ़ेंगे, कोशिका के कोशिकांग पढ़ेंगे तो एक एक चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। 80S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाएगा, और दो सब यूनिट होगी जिसमें 40S और 60S होगी, यानी दो उप इकाइयां, यहां मैं लिख देता हूं उप इकाइयां, तभी ताकि आपको याद रहे, दो उप इकाइयां इसमें पाई जाएगी। ठीक है, 70S प्रकार की राइबोसोम पाया जाएगा, जिसमें उप इकाइयां कौन कौन सी होगी, 30S और 50S। वहीं यहाँ जो है यूकैरियोटिक में दो प्रकार की उप इकाइयां पाई जाएगी, जिसमें 40S और 60S उप इकाइयां पाई जाएगी। यहां तक ठीक है। अब देखिए, इसमें झिल्ली मेम्ब्रेन लेस झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होंगे, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग जो है जितने भी अपने क्लोरोप्लास्ट हो गया, जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वो सब क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। हम लोग बात करेंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग की, अभी समय नहीं है उसका, हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ये ध्यान रखना। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग जितने भी हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर तारकाई हो गया, जितने भी प्रकार के होंगे वो इसमें एब्सेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, उपस्थित या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उपस्थित होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जब टीएस काटते हैं फ्लैजिला की, तो इसमें पैटर्न आएगा 0+9 का पैटर्न, और वहीं यहाँ पे जो पैटर्न आएगा वो 9+2 का पैटर्न आएगा। ये ध्यान रखना आप। अब आगे चलते हैं भाई, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा की, बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, एल ए अरे AGE, ब्लू ग्रीन एल्गी की। वहीं इधर जो अध्ययन करेंगे वो प्लांट सेल की, एनिमल सेल की, और प्रोस्टिटा की और फंजाई की।
तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। इसके आगे की चर्चा करेंगे अपनी अगली कक्षा में। आपको कक्षा कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताएं। मुझे पता है कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी मैंने जितनी बातें बताई ये सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा है। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में। हम लोग जब तक सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के धन्यवाद, शुभ दिन।